हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय स्टडी मेट पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर ठोस अवस्था में इकाई कोशिका में पाए जाने वाले कणों की संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता के बारे में और इकाई कोशिका में संकुलन भिन्न कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम सीखेंगे इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करना भी। तो बच्चों, आइए हम इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में सीखा था कि किसी भी इकाई कोशिका में कण जो हैं वो फलक पर या इकाई कोशिका के कोनों पर या इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमारे पास अलग अलग प्रकार की इकाई कोशिकाएं, जैसे सरल इकाई कोशिका, सरल घनीय इकाई कोशिका, काय केंद्रित इकाई कोशिका और फलक केंद्रित इकाई कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इकाई कोशिका की भुजा की लंबाई, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। यहां हमारे पास इकाई कोशिका सभी घनीय इकाई कोशिका होंगी, अर्थात इस प्रकार की इकाई कोशिकाओं के तीनों लंबाइयां, तीनों अक्षों की लंबाई जो है वो बराबर होगी, जिसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात हमारे पास एक इकाई कोशिका है। इस इकाई कोशिका के तीनों अक्षों की लंबाई ए होगी, क्योंकि एक घनीय इकाई कोशिका है और आप जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि एक हमने घनीय इकाई कोशिका यहां पे ली हुई है, जिसके 8 कोनों पर कण उपस्थित हैं इस प्रकार से। इसमें यदि हम इस फलक की चर्चा करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 4 कण हैं। ये चारों कण कुछ इस प्रकार से संपर्क में होते हैं। तो जब ये इस प्रकार संपर्क में होते हैं तो किसी भी घन की जो भुजा की लंबाई है ए, उसे दो कणों की त्रिज्या, जैसे इस कण की त्रिज्या यदि हम लें r और इस दूसरे कण की त्रिज्या लें r, तो इस लंबाई a को दो कणों की त्रिज्या, जिसे हम 2r लिख सकते हैं, के द्वारा घेरा जाता है। अर्थात इस लंबाई a में दो कणों की त्रिज्याएं मौजूद होती हैं। तो इस तरह से हमें यह ज्ञात हो गया कि लंबाई a जो है वो दो कणों की त्रिज्याओं के योग 2r के बराबर होगी। तो यहां हमें सूत्र मिला कि a बराबर 2r होता है। ठीक इसको हम बच्चों इस वीडियो में इस एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहां हम देख पा रहे हैं कि एक कण का इस इकाई कोशिका में कोने पर उपस्थित होने पे यह कण अपने निकटतम दो इकाई कोशिकाओं के संपर्क में, एक कण अपने निकट के दूसरे कण के संपर्क में रहता है जो कि दूसरे कोने पर मौजूद है। इस प्रकार लंबाई a को
इन दोनों कणों की त्रिज्याओं के द्वारा घेरा जाता है। तो इस प्रकार लंबाई a बराबर 2r होगी तथा r बराबर a बटा 2 होगा। तो यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं कि r बराबर 2a r बराबर a बाय 2 होगा। इसी प्रकार हम अगले प्रकार की इकाई कोशिका, काय केंद्रित इकाई कोशिका की चर्चा करते हैं। काय केंद्रित इकाई कोशिका में या काय केंद्रित घनीय जालक में, जिसे हम BCC भी लिखते हैं, में एक कण केंद्र पर उपस्थित होता है जबकि 8 कण इकाई कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से यहां हमें a व r में, अर्थात इकाई कोशिका की भुजा की लंबाई a और कणों की त्रिज्या r में संबंध ज्ञात करना है। तो इसे हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहां हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज इस इकाई कोशिका के तल पर लेते हैं। यह त्रिभुज हमने ए बी सी इस प्रकार ले लिया। इसमें दो लंबाइयां ए बी ए है और ए सी जो लंबाई है वह भी ए है, क्योंकि ये दोनों ही लंबाइयां इस घन की भुजाएं हैं और भुजा की लंबाई घन के लिए हम ए लेते हैं। इस प्रकार भुजा BC की लंबाई जो है वह होगी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का वर्गमूल, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है। तो हम इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं। AB का स्क्वायर, AB हमारे पास यहां A है तो A स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC लंबाई भी हमारे पास A है अर्थात A स्क्वायर का वर्गमूल। ये हो जाएगा हमारे पास 2A स्क्वायर का वर्गमूल, जिसे हम √2a भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास BC की लंबाई आ जाएगी √2a। √2a ज्ञात करने के बाद ये लंबाई √2a ज्ञात करने के पश्चात हम यहां से इस इकाई कोशिका में एक विकर्ण की कल्पना करते हैं। जैसे एक विकर्ण हमारे पास यहां पे इस प्रकार है जैसा कि इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। इस विकर्ण को लेते हुए हम यह एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं। तो इस त्रिभुज को अगर हम यहां पर बाहर चित्रित कर लें तो माना कि हमारे पास ये त्रिभुज BDC त्रिभुज मौजूद है। इस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई BD भुजा की लंबाई जो है वो A है और BC भुजा की लंबाई अभी हमने ज्ञात की √2a है तथा DC भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जिसके अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो DC बराबर होगा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। यहां पर BD का मान BD भुजा का मान A हमें दिया गया है या A होता है हम जानते हैं, और इसी प्रकार BC भुजा का मान
√2a होता है। यह दोनों मान यहां लिख देने से a² प्लस √2a का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। इस प्रकार ये हो जाएगा a² प्लस 2a² का अंडर रूट, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 3a² का अंडर रूट, जिसे हम लिख सकते हैं √3a। अर्थात DC लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी √3a के बराबर। अब आप देखिए कि जैसे हमें यह लंबाई ज्ञात हो गई √3a, हमें यह लंबाई √3a ज्ञात हो गई। इस लंबाई को इस कण ने एक केंद्र पर उपस्थित कण ने और इन तीनों कणों ने मिलकर घेर रखा होता है। तो इसमें कुल 4 त्रिज्याएं, एक त्रिज्या r इस कण की, 2 त्रिज्याएं 2r इस कण की और एक त्रिज्या r इस कण की योगदान इस लंबाई में कर रही होती है। अर्थात इन चारों का योग 4r बराबर होता है √3a के, जहां से हम a ज्ञात कर सकते हैं √3a 4r बटा √3। तो ये हमें a का सूत्र यहां से ज्ञात हो जाएगा। इसको एक बार हम वापस से इस वीडियो की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि यह लंबाई a है तथा इस भुजा की लंबाई भी a है। इसके तल पर यह विकर्ण लेने पर इस विकर्ण की लंबाई इस त्रिभुज की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने अभी ज्ञात की। a और a दो भुजाएं होने से तीसरी भुजा √2a हमें मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम इस विकर्ण को लेते हुए, जो कि केंद्र के कण से होकर गुजर रहा है, एक त्रिभुज वापस लेते हैं। इस त्रिभुज में दो लंबाइयां a और √2a हैं, तो तीसरी लंबाई इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लागू करके हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें √3a प्राप्त होगी। और इससे हमने सूत्र ज्ञात किया कि √3a जो है वो बराबर होता है 4r के। तो a बराबर होता है 4r बाय √3। यह हमें एक तरह से इसके विकर्ण की लंबाई की मदद से a व r में कणों की त्रिज्या r और इकाई कोशिका के भुजा की लंबाई a में हमें संबंध प्राप्त हो गया। अगला जो संबंध हम देखेंगे a व r में, वह देखेंगे फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए। फलक केंद्रित घनीय जालक इकाई कोशिका, जिसे हम FCC के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की इकाई कोशिका में कण 6 फलक केंद्र पर उपस्थित होते हैं, साथ ही 8 कण इकाई कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। यदि हम किसी एक फलक के इन 3 कणों की कल्पना करें, तो यह तीनों कण यहां हम देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार संपर्क में होते हैं। इस प्रकार संपर्क में होने पर
यह विकर्ण की लंबाई इन तीन कणों के द्वारा घेरी जाएगी। अर्थात यदि हम यहां पे त्रिभुज ए बी सी ले लें तो ए बी सी त्रिभुज हमने यहां से ले लिया। इस त्रिभुज में ए बी की लंबाई ए है और ए सी की लंबाई भी ए है, तो बी सी की जो लंबाई है वो होगी √2a। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बी सी बराबर होगा √AB² प्लस AC²। यहां पे AB का मान A² और AC का मान A² रख देने से इसका वर्गमूल करेंगे तो यह आपके पास आएगा √2a। अब आप जानते हैं कि इस विकर्ण में ये तीन जो कण मौजूद हैं, इन तीनों कणों की त्रिज्या जो इस दूरी को घेरे हुए है उसे हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि इस लंबाई को इस कण की त्रिज्या r, इस कण की त्रिज्या 2r और इस कण की त्रिज्या r ने घेर रखा है। अर्थात विकर्ण की लंबाई √2a बराबर होगी 4r के। यहां से a का मान 4r बटे √2 ज्ञात किया जा सकता है। यह हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। एक बार हम इसको फिर से इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यह एक फलक केंद्रित इकाई कोशिका है जिसके फलक पर यह कण उपस्थित है। इस फलक की हम दो भुजाएं A लेते हैं तो तीसरी भुजा त्रिभुज की हमें √2a के रूप में मिल जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं कि इस दूरी को √2 दूरी को चार कणों की त्रिज्या के द्वारा कणों की चार त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया है। अतः √2a बराबर 4r के होगा और r बराबर √2a बटे 4 होगा तथा इसी प्रकार a बराबर 4r बटा √2 भी लिखा जा सकता है। तो हमने यहां पर सीखा कि विभिन्न प्रकार की इकाई कोशिकाओं में a व r के मध्य इकाई कोशिका की लंबाई, भुजा की लंबाई और कणों की त्रिज्या r के मध्य क्या संबंध होता है। आगे हम पढ़ेंगे संकुलन दक्षता या संकुलन घनत्व के बारे में।